Hello everyone, I'm Amit Darekar. I welcome all of you again on behalf of FinPro Consulting to the online course on Diploma IFRS. हमारा फर्स्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करते हैं which is a quick introduction on IFRS, what is IFRS, then why ACCA Diploma IFRS और इस एग्जामिनेशन का कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होती है एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद में एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले तो मैं आपको वाई आईएफआरएस, इंडिया में क्या सिनारियो है, हम आईएफआरएस क्यों सीखेंगे बीइंग इन इंडिया, ये हम देखेंगे और अलोंग विद दैट एक क्विकली हम एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखेंगे आफ्टर लुकिंग एट द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद में फिर आईएफआरएस और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएएसबी एपेक्स बॉडी, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। हालांकि फॉर एग्जामिनेशन दिस इज नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई वुड से एक से दो बार इसके ऊपर सवाल आया है एंड नॉट मोर देन 5 मार्क्स। सो फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीइंग इन इंडिया वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू लर्न आईएफआरएस या आईएफआरएस से रिलेटेड कोर्स क्यों करना है। हम इंड एस कहते हैं या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, स्टैंडर्ड्स इंड एस में आईएफआरएस की किस तरह से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, all this information we need to have with us so that practically it becomes easier for us to understand। अगर कल कोई सवाल इसके ऊपर आए तो it should not be that कि हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो भले ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। we'll try and understand that. So introduction to ACCA Diploma IFRS। वैसे IFRS का जो स्टेटस है इंडिया में, ये वैसे इससे रिलेटेड बातें पुरानी हो चुकी है, ये इतना नया भी नहीं है। इंड एस जिसे हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर कन्वर्ज्ड विथ IFRS, इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था 2015 में, 5 साल पहले, फरवरी 2015। सो 5 साल से कुछ ज्यादा समय हो गया। सो नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज इंड एस, बट फिर भी अभी कुछ कंफ्यूजन है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। बट बिफोर दैट, ये इंड एस हमने क्यों अपनाया है, इसे किस तरीके से हम वी आर गोइंग टू अडॉप्ट या वी आर गोइंग टू कन्वर्ज विथ आईएफआरएस, हाउ इट इज सिमिलर टू आईएफआरएस, ये कुछ जानना जरूरी है। देन व्हाट इज आईएफआरएस? IFRS is International Financial Reporting Standard, which is an accounting standard kind of a thing। जो बिजनेस की लैंग्वेज है ये अकाउंटिंग होती है। तो अगर ये लैंग्वेज हमारे बिजनेस वर्ल्ड में कॉमन रहे तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकम्स इजियर, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू हैव अ कॉमन लैंग्वेज। नहीं तो पहले अलग अलग लैंग्वेज होती थी, हम इंडियन गैप में बात करते थे, हमारी बिजनेस के बुक्स, यूएस के लोग यूएस गैप में बात करते थे, यूरोप में अलग अलग कंट्रीज थी तो जर्मन गैप होता था, डच गैप होता था, यूके गैप होता था। एवरीवन यूज्ड टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और इससे बिजनेस वर्ल्ड में काफी एक दिक्कत आती थी, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस इज नॉट कन्फाइंड to the borders of own country. So every company, every business try and go beyond their country's border, और वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, लोन्स हो, बोरोइंग्स हो, and nobody would like to do a business without understanding the financial position and performance of the other entity or the counterparty।
वो फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस समझने के लिए उसकी लैंग्वेज अकाउंटिंग की समझना जरूरी है, जो मेरी लैंग्वेज से अलग है। तो इसमें कई दिक्कतें आती थी, तो एक कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज चाहिए थी, इसीलिए आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन हुआ था। ये इसके बारे में कब हुआ था, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए, किसने ये इंट्रोड्यूस किया, ये हम देखने वाले हैं। बट ये आईएफआरएस की जो मूवमेंट है, ये इसने ग्रिप जो पकड़ी है, ये 2005 के बाद एक्चुअली ग्रिप पकड़ा है, जब यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि वी विल अडॉप्ट आईएफआरएस विच इज एज पर ईयू, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में जितने भी लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए हम आईएफआरएस अडॉप्ट करेंगे, नॉट एग्जैक्ट आईएफआरएस, उसका एक छोटा सा वर्जन, थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन, थोड़ा सा डेविएशन है उसमें। ये 2005 से वो अप्लाई करेंगे। ये जब उन्होंने अनाउंस किया तो वर्ल्ड वाइड ये एक मूवमेंट शुरू हुआ। सो एवरीवन, मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टार्टेड अडॉप्टिंग द आईएफआरएस टू हैव अ कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज। और ये काफी हद तक सही भी था, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इसमें काफी बच गया। बहुत सारी कंपनीज ने सिर्फ एक ही सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, नहीं तो पहले दो दो बनाने पड़ते थे। एक तो मेरा खुद का बनाओ इंडियन गैप में, अब पेरेंट यूरोप में है तो यूरोप के लिए अलग बनाओ, यूएस में है तो यूएस के लिए अलग बनाओ। ये कुछ चीजें जरूरी नहीं पड़ती, आप एक ही बनाओ आईएफआरएस से रिलेटेड, तो बातें सिंपल हो जाए। तो ये हर एक कंट्री ने कह दिया, लगभग 140 कंट्रीज। आज अगर आप आईएसबी के वेबसाइट पे जाते हो, तो जो अपेक्स बॉडी है आईएफआरएस की, उसको कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो इन्होंने लगभग 166 जुरिस्डिक्शन का, उससे ज्यादा है मेरे ख्याल से 170 प्लस जुरिस्डिक्शन का उन्होंने इवैल्यूएशन किया। More than 140 countries are on IFRS or a version of IFRS. A a very small differences रहते हैं उस वर्जन में, ज्यादा डेविएशन नहीं होता, वेरी मिनिमल डेविएशन के साथ जो वर्जन बनाया जाता है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि दो अप्रोचेस है ये आईएफआरएस अडॉप्ट करने की। एक होता है अडॉप्शन अप्रोच, मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो बनाया है उसको एज इट इज अप्लाई करो विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, कुछ करना ही नहीं है आपको, जो सेट है वैसे का वैसे अडॉप्ट करो, तो अडॉप्शन अप्रोच। और दूसरा होता है कन्वर्जन अप्रोच। तो वो एक सेट है जो आईएसबी ने बनाया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में, उससे पैरेलल मेरी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन सिनेरियोज को जो सूट करता है, ऐसे प्रोविजंस थोड़े से उसमें डालो, विच माइट बी लिटिल बिट डिफरेंट देन द आईएफआरएस, बट इट इज लार्जली सिमिलर टू द आईएफआरएस। तो ये एक सेट अगर बना के वो हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं कन्वर्जन अप्रोच। तो एक होता है अडॉप्शन अप्रोच, दूसरा होता है कन्वर्जन अप्रोच। वी हैव गॉन फॉर द कन्वर्जन अप्रोच इन इंडिया। और इससे रिलेटेड ये नोटिफिकेशन आया था 16 फरवरी 2015 को ये एक सर्कुलर आया था, जिससे हमने ये इंडेसिस को अडॉप्ट किया। बट जो अप्रोच था वो था कन्वर्जन अप्रोच। वी हैव प्रिपेयर्ड आवर ओन सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स which have been called as Indian Accounting Standards converged with IFRS. इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया इंडेस। ये जो रूल्स बने ये थे कंपनीज एक्ट के अंडर, तो उसका नॉमेनक्लेचर भी दिया गया कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। तो एज एंड व्हेन ईयर पासेस दोस गेट अमेंडेड इफ देयर आर एनी अमेंडमेंट्स, तो उसे हम कहते हैं इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या पुराने स्टैंडर्ड्स नहीं बचे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, वो भी है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं था, रादर आज भी नहीं है। वी आर इन 2021, तो ये स्टैंडर्ड्स आज भी सभी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ सेट ऑफ कंपनीज के लिए, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के लिए, एक क्लास ऑफ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। वो क्लास कौन सा है वो हमें देखना है। तो अदरवाइज तो फिर हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स है, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
जो नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी कंपनीज एक्ट के अंडर नोटिफाइड है, उसका नॉमेनक्लेचर है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, वो 2006 के नोटिफाइड है एज अमेंडेड फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड एज एंड व्हेन वी गो अहेड। जैसे जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे उसमें अमेंडमेंट आते जाएगा, बट वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नोटिफिकेशन रूल्स में आया कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, मतलब पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, इसका मतलब इंडेस, तो इंडेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी कॉल इट एज अ इंडियन गैप, तो हमारा रेफरेंस देखिए क्या होगा, इंडियन गैप का रेफरेंस रहेगा, और यहां पे जो है ये रहेगा रेफरेंस हमारा इंडेस, ये रेफरेंस रहेगा इंडेस इंडियन गैप। इंडियन गैप मतलब पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस मतलब जो नया वर्जन है विच इज इन लाइन विथ आईएफआरएस, उसे हम इंडेस कहें। कितने डिफरेंसेस है, कितना डेविएशन है आईएफआरएस से, ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर्स में किसी ने कैलकुलेट नहीं किया, बट अप्रोक्सीमेटली 5%, अप्रोक्सीमेटली हर एक स्टैंडर्ड के डेविएशन। ऐसे कह नहीं पाएंगे कि यहां पे 10 डिफरेंस है, कह पाएंगे बट अभी समझ में नहीं आएगा। वैसे हम जैसे जैसे आगे पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखते जाएंगे, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द डिफरेंसेस आल्सो बिटवीन आईएफआरएस एंड इंडेस। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो उसे हम कहेंगे कार्व आउट या कार्विन। सो एनी डेविएशन विल बी अ कार्व आउट और कार्विन। ये इसके साथ साथ हम इंडियन गैप में अगर कोई डिफरेंसेस है तो वो भी देखेंगे, मतलब आईएफआरएस, इंडेस और इंडियन गैप एग्जामिनेशन के लिए कोई जरूरी बात नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ आईएफआरएस की बात के ऊपर फोकस करना है। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस विद इंडेस एंड इंडियन गैप, you forget about that, you ignore that, do not look at that section, you just keep in mind about IFRS because examination is on IFRS। इंडेस के साथ हम कंपैरिजन करेंगे और इंडेस भी साथ ही साथ पूरा पूरा हो जाएगा हमारा, ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए है। इफ यू गो आउट इन फॉर इंटरव्यूज टुमारो आफ्टर यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन और द स्कोर्स, you will be asked questions, most probably 90% chances है कि वो आपको इंडेस पे सवाल पूछा जाए। आईएफआरएस भी हो सकता है कुछ डेविएशन है क्या ये इसके ऊपर, बट इट्स लगभग वही है। इफ यू नो 100% आईएफआरएस, यू नो 95% ऑफ इंडेस, इट मींस 5% के डिस्कशन हम डिफरेंसेस के थ्रू करेंगे, करेक्ट? या आपको इंडेस पूरा पता है तो 95% आपके आईएफआरएस हो जाएंगे, ये ऐसी बात कह सकते हैं आप। तो इसलिए हम दोनों करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली कोई डिफिकल्टी ना, ठीक है? सो ये है एक नोटिफिकेशन के बारे में रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बट देन व्हाई दिस एग्जामिनेशन, हु इज एसीसीए? तो ACCA is Association of Chartered Certified Accountants. It's the one of the largest accounting body in the world, which is based out of UK. इन्होंने अपना IFRS के ऊपर एक कोर्स लाया है, and presence of ACCA is around 177-78 countries as of now. और इसकी वजह से इसका एक एक्सेप्टेंस बनता है इतनी सारी कंट्रीज में। इनका डिप्लोमा IFRS का ये जो कोर्स है उसके ऊपर ये एग्जामिनेशन है। ये कोर्स के लिए एक ग्लोबल रिकॉग्निशन, दिस इज नॉट अ डिग्री, इट्स अ डिप्लोमा, इट्स अ सिंगल पेपर। ऐसे कोई सीरीज ऑफ पेपर नहीं है, 4 पेपर 6 पेपर ऐसी कोई बात नहीं है, सिंगल पेपर, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर डिप्लोमा है। तो ये अलॉन्ग विथ योर CA, CWA, CMA और CS, इसके साथ ये डिग्री जुड़ जाती है तो इसका वेटेज बढ़ता है। अकाउंटिंग डिग्री आपके पास एक्सेस स्पेसिफिक कुछ नहीं है, तो आप MBA के साथ या BBA के साथ ये कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ ये कर सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैक ऑफिसेस इन इंडिया ऑफ मेनी फॉरेन मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज। There the requirement nowadays is mandatory, you need to know the IFRS or Indies, otherwise वो इंटरव्यू के लिए भी नहीं लेते। एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है, नाउ कॉलेजेस have started including IFRS course
in their syllabus, because the companies which are coming for the campus interviews, they check whether you have IFRS as a course, as one of the subject in your core curriculum. If no, they will not even come for the interviews, and this has been the experience. So we have been designing these courses on IFRS for various colleges. So there, the experiences, you need to have knowledge. Even if you are just a graduate MBA, BBA, you need to have a knowledge on IFRS or Ind AS so that you are employable. That's the requirement. हम देखेंगे आगे जाके कि रोड मैप की वजह से कितनी सारी कंपनीज आईएफआरएस में या इंड एस में कन्वर्ट हो रही है, तो ये रोड मैप में देखेंगे. फिलहाल हम एसीसीए की बात करते हैं, तो इसीलिए हमें एट सच इन इंडिया अभी, जैसे मैंने कहा, कॉलेजेस में ये एक कोर्स धीरे धीरे आने लगा है. बट देन इफ यू डू नॉट हैव और इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है? तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विच वी थिंक दैट इट्स अवेलेबल राइट नाउ, जो एसीसीए का डिप्लोमा आईएफआरएस कोर्स है. तो कोर्स इज वेरी सिंपल. जनरली इसकी एग्जामिनेशन जो होती है ये बाई एनुअल होती है साल में. तो एक साल में 2 बार ये एग्जाम होती है, जून में और दिसंबर में. इस बार जून की कैंसिल होके सितंबर में चली गई है एग्जामिनेशन. तो ये जून की हो गई अब कैंसिल. अब सितंबर में ये एग्जामिनेशन होगी. तो बट अदरवाइज सितंबर में इसकी एग्जामिनेशन नहीं होती. तो ये एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. एंड कोर्स स्ट्रक्चर तो आप इसके पहले वाले सेशन में आपने देखा होगा, 108 आवर्स की लेक्चर्स है, तो ऑल दैट स्टफ. मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है. Who all are eligible for this examination? ये डेट्स के ऊपर में मैं बाद में आऊंगा. थोड़ा सा ये वैसे दिख रहा है अभी सब कुछ. तो यहां पे जानबूझ के मैंने जून रखा है, जून 2020. तो पहले एलिजिबिलिटी देखेंगे, फिर एग्जाम डेट्स के ऊपर आते हैं. Who is eligible for this examination? Any chartered accountant. तो उन्होंने कहा है नेशनल लेवल का जो अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है उस हिसाब की डिग्री किसी के पास है, तो ही इज ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन. सो क्लैरिफिकेशन एसीसीए का इसके ऊपर यह है कि यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आईसीएआई से जो हमें मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो आपको एक प्रूफ देगा, यू आर अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, यू आर अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये ऑडिटर एज पर द नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो ये आईसीएआई जो डिग्री देगा उसे हम कहेंगे एक डायरेक्टली एलिजिबिलिटी हो जाती है. बट यहां पे मेंबरशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है. यहां पे आपके पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो वो काफी नहीं है. पासिंग सर्टिफिकेट मतलब वो जो सीए पास होने के बाद एक इमीडिएट सर्टिफिकेट आपके पास आता है, दैट विल नॉट सफाइस. मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा. सो यहां पे मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू डू नॉट हैव दैट तो आपको डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं आती. तो क्या करना चाहिए इसके बाद बात तो देखिए. सो इफ यू आर अ सीएमए और सीएस और बीकॉम ग्रेजुएट फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सिर्फ मेंबरशिप सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी. दिस हैज बीन आफ्टर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय एसीसीए टू अस, बिकॉज वी आर पार्टनर्स, रजिस्टर्ड लर्निंग पार्टनर्स विद एसीसीए, और ये हमें स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन मिला है. We had inquired about whether CMAs and CS are directly eligible. So the answer was from ACCA was no, and for them it will require to produce some additional documents. तो वो क्या है वो देखेंगे. CS के लिए सिर्फ मेंबरशिप सर्टिफिकेट लगेगा. अदरवाइज if you are a working professional and you are a BCom graduate, BCom और MCom, बैचलर्स की डिग्री है कॉमर्स की, बीबीए नहीं, एमबीए नहीं,
आपके पास अगर ग्रेजुएशन है इन कॉमर्स तो आपको रेलेवेंट डिग्री है ऐसा माना जाएगा, तो आपकी डिग्री रेलेवेंट है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटिंग की डिग्री आती है, तो उसके साथ साथ 2 साल का एक वर्किंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगेगा आपको। वो सर्टिफिकेट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में रहेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट एंड सबमिट इट। तो बीकॉम या एमकॉम के साथ 2 साल का एक वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा इफ यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इफ जनरली सीएमएस एंड सीएस आर बीकॉम एंड एमकॉम, तो इसीलिए मैंने उनको यहां पे इंक्लूड किया है। बट इफ यू डू नॉट हैव बीकॉम और एमकॉम डिग्री, यू हैव एमबीए, यू आर एमबीए, you are a BBA, you have any other degree other than BCom and MCom, then you require 3 years of experience. You require 3 years of relevant accounting experience. Relevant experience का मतलब क्या होता है? ये वर्क एक्सपीरियंस अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस चाहिए, करेक्ट? तो ये एक क्राइटेरिया आता है। या तो आपके पास सर्ट आईएफआरएस करके एक क्वालिफिकेशन होता है, डिप्लोमा आईएफआरएस के पहले सर्ट आईएफआरएस, वो मल्टीपल चॉइस वाली एग्जामिनेशन होती है। अगर आपके पास, इफ यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर नॉट अ बीकॉम और एमकॉम, यू डू नॉट हैव रेलेवेंट experience of 3 years, then you may not be eligible to give this examination. So इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, if you are a BCom graduate, MCom graduate, तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा ही लगेगा। If you are a fresher graduate, आप ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। देना है तो आपको सर्ट आईएफआरएस करके आप दे सकते हो। तो सर्ट आईएफआरएस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होता है, जो बहुत प्राइमरी और सिंपल सा होता है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज ACCA सर्टिफिकेट इन IFRS, तो सर्ट IFRS प्लस 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सर्टिफिकेट IFRS जो रहेगा, ये ACCA का सर्टिफिकेट अलग बात है, सर्टिफिकेट इन IFRS जो होता है इसके साथ भी 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है। तो ये 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, नहीं तो आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अ बीकॉम, इफ यू आर नॉट एन एमकॉम, तो आपको फिर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लगेगा। इफ यू आर बीकॉम और सर्ट IFRS, 2 साल का एक्सपीरियंस सफिशिएंट हो जाएगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर सवाल आते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूं, मैंने साइंस के बैकग्राउंड से हूं, बट कॉट इन अ रॉन्ग जॉब सिनेरियो एंड नाउ आई एम इन अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद एमबीए किया है और फिर अकाउंटिंग फील्ड में आ चुका हूं गलती से। अब यहां पे आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा इन दी अकाउंटिंग फील्ड इफ यू वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया। इसके बाद एग्जामिनेशन की डेट्स, जैसे मैंने कहा, 2 बार होती है जनरली। मैंने अभी यहां पे सितंबर लिखा है, बट ये जून 2020 का अटेम्प्ट कैंसिल होने की वजह से ये सितंबर में चली गई है, अदरवाइज ये सितंबर में एग्जामिनेशन नहीं होती। एसीसीए का जो फुल फ्लेज कोर्स है उसमें 4 अटेम्प्ट्स होते हैं, वो रहता है सितंबर, दिसंबर, मार्च एंड जून, बट यहां पे सिर्फ जून एंड दिसंबर होता है। ये बार जून की एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, अदरवाइज ये एग्जामिनेशन जून में होती है। ये जून की एग्जामिनेशन अब 11 सितंबर को होगी, ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन डेट हमारी तरफ का खत्म हो चुका है ऑलरेडी, 30 जून। ये नॉर्मली 13 जुलाई, ये डेट चेंज होता रहेगा। ये अभी के लिए डेट है, बट ये आगे डेट चेंज होता रहेगा। You will have to keep a tab on this particular date. ये एग्जामिनेशन का प्रोसेस चेंज हुआ है थोड़ा सा, इसलिए मैं ये री रिकॉर्ड कर रहा हूं। अदरवाइज इस एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए ये कॉमन वीडियो रहेगा और ये एक कॉमन प्रोसेस रहेगी। रिसेंटली प्रोसेस हैज बीन चेंज, इसलिए मैं ये री रिकॉर्ड कर रहा हूं। अदरवाइज ये डेट्स आपको चेंज करनी देखनी पड़ेगी जनरली। ये एक्सेप्शन है सितंबर का। अदरवाइज जून और दिसंबर का जो पहला फ्राइडे होता है उस डेट पे एग्जामिनेशन होती है, वो डेट चाहे जो भी हो। दिसंबर का आप एस्टिमेट कर सकते हैं उस हिसाब से कि अगर आपके पास एग्जामिनेशन दिसंबर की है तो फर्स्ट फ्राइडे जो दिसंबर का रहेगा वो एग्जामिनेशन डेट रहेगी।
जून का जो फर्स्ट फ्राइडे रहेगा उस डेट में एग्जामिनेशन रहेगी। तो ये जनरली होता है। तो ये बस क्या हुआ, मैंने आपको कहा वो जनरली एसीसीए के 4 पेपर्स जो होते हैं तो फर्स्ट वीक में वो चलते हैं। तो फर्स्ट वीक में जो लास्ट पेपर होता है उस दिन ये एसीसीए का डिप्लोमा आईएफआरएस उसके साथ होता है। ठीक है, तो ये डेट यू विल हैव टू चेक ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। कोर्स मटेरियल मैंने आपको कल ही बता दिया, जो जो पहला इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपने देखा कि क्या क्या कोर्स मटेरियल मिलने वाला है। 4 बुक्स का एक सेट मिलेगा आपको। तो स्टडी बुक रहेगा, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हैंडआउट्स रहेंगे। तो ये रहेगा आपके पास। इसके साथ साथ ये फेस टू फेस बैच के लिए, फेस टू फेस बैच जनरली 75 आवर्स की रहती है, तो उसके साथ 30 आवर्स का वीडियो लेक्चर मिलता है जो स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा। बिकॉज if you want to cover it in elaborately all the topics, it is not possible to take 108 hours face to face because professionals may not be able to take out that much time. So इसलिए वो एक 30 hours का recorded videos मिलता है, तो उससे related ही आपको, if you are taking this all our entire lectures on online mode, तो आपको 108 hours will be recorded either live face to face or studio recorded. एग्जामिनेशन का पैटर्न एंड पेपर पैटर्न कैसे होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा क्विक डिस्कशन मैं करना चाहूंगा। ये एग्जामिनेशन 3.25 घंटे की होती है, 3 hours and 15 minutes। पहले इसके 2 सेक्शंस थे, 3 hours फॉर राइटिंग, 15 minutes फॉर रीडिंग एट इंसेप्शन। You are not allowed to read or write rather in those 15 minutes which were allotted earlier for reading. अब ये बात नहीं रही, तो इसके ऊपर डिस्कस करके मतलब नहीं है। 2016 दिसंबर से this has been merged. So if you are given a question paper and answer sheet, you can start writing immediately. So this question paper को solve करने के लिए you have 3 hours and 15 minutes total. Then इसमें स्टेप बेस्ड मार्किंग होता है। तो आप अगर वॉल्यूम 2 देखोगे तो उसके आंसर सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के आंसर का मार्किंग डिवीजन दिया है। तो जब आप खुद सॉल्व करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे कि क्या आपने आंसर किया, तो अकॉर्डिंगली उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप खुद ही जब इसको सेल्फ इवैल्यूएट करोगे, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्किंग विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड अकॉर्डिंगली आपका ये पेपर क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाता है। वैसे एग्जामिनेशन पास करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें आपको 50 मार्क लेने हैं 100 मार्क में से। 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल चॉइस नहीं होता। नो मल्टीपल चॉइस, यू हैव टू राइट इट डाउन फॉर 3 hours and 15 minutes। बाकायदा 4 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 25 मार्क्स ईच, रिसेंटली चेंज्ड। ये पेपर पैटर्न रिसेंटली चेंज हुआ है दिसंबर से, लास्ट दिसंबर से 19 से। पहले कंसोलिडेशन के ऊपर 40 मार्क का सवाल आता था और बाकी के 60 मार्क 20-20 मार्क में डिवाइड होते थे 3 क्वेश्चन में। पहले भी 4 ही क्वेश्चन थे, बट पहला क्वेश्चन 40 मार्क का, बाकी 3 क्वेश्चन 20-20 मार्क के, ऐसे होता था। तो एक एसीसीए का एक अंडरस्टैंडिंग, रादर एक उन्होंने एनालिटिक्स निकाला एंड दे अंडरस्टूड दैट स्टूडेंट्स आर वेरी क्लेवर, दे स्टडी ओनली ग्रुप बेस्ड स्टैंडर्ड्स, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो 40 मार्क का प्रिपरेशन इतना अच्छे से, इतना सही से करते हैं कि 35 मार्क कहीं नहीं जाते। बाकी 60 मार्क से उनको बस 15 नंबर लाने हैं, 50 मार्क हो जाते। तो जनरली बहुत अच्छा स्कोर होता था उस वक्त। तो उनको लगा कि एक थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया पेपर में, इसीलिए उन्होंने ये पेपर पैटर्न में चेंज किया। एंड नाउ ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो एक they have got an increased scope in asking questions on a different topics because of this. So all questions carry equal mark, 25 marks.
तो and all questions are compulsory, nothing is for option, you have to solve all questions. ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है. तो क्या रीड करना, वैसे भी सब कुछ सॉल्व ही करना है, तो आज पेपर जैसे ही आता है यू कैन स्टार्ट राइटिंग इमीडिएटली. तो आज भी ये 25 मार्क डेफिनेटली एक ग्रुप बेस्ड जो एक अकाउंटिंग रहता है उसके ऊपर आता है, दैट इज कंसोलिडेशन के ऊपर. तो इसकी एक 100 थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल भी होता है कई बार ये क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा, बट मैं हमेशा से सलाह देता हूं कि वी आर डूइंग इट नॉट जस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बट फॉर फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. तो पूरी पूरी तैयारी करके जाए तो फर्क नहीं पड़ता हमारा कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए. सो वी शुड गिव आवर 100% एंड सॉल्व एवरीथिंग. तो जनरली ये पेपर पैटर्न प्रेडिक्टेबल भी हो तो भी हमें नहीं करेंगे हम, ये कोशिश रहेगी हमारी कि वी विल डू जस्टिस टू ऑल दी टॉपिक्स. पासिंग के लिए 50 मार्क लाने होते हैं. इसका वर्ल्ड वाइड पासिंग परसेंटेज जनरली 50-55% होता है, और एक्सेप्शन इज दिसंबर 19, बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से काफी रिडक्शन हुआ पासिंग परसेंटेज में. अब 35% आया था दिसंबर 19 में, तो हो सकता है इसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाए इस बार. तो आई एम होपिंग दैट ये जो क्वेश्चन आ रहा है कंसोलिडेशन के ऊपर, पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता था, ये सिंप्लीफाई भी होगा. तो यहाँ पे 25 मार्क मिलना सिंपल है, बट बिकॉज ऑफ दी 75 मार्क्स थोड़ा सा पासिंग परसेंटेज वर्ल्ड वाइड कम हुआ था. तो वी शुड बी लिटिल केयरफुल नाउ after change in the paper pattern. So we'll just take care of it while we are studying for it. तो वैसे तो मैंने कह दिया था कि कल कितना टाइम लगेगा, जैसे आपने कल का एक वीडियो देखा रहेगा तो इसके एग्जैक्टली पहले है, तो इसलिए मैं बार बार आई एम सेइंग दैट यस्टरडे यू मस्ट हैव वॉच्ड दिस वीडियो, या अभी भी देखा रहेगा आपने. हाउ मच टाइम जनरली टेक्स टू प्रिपेयर, कितने महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है. कोई एक बीकॉम बच्चा है, ग्रेजुएट है, एमकॉम है, एमबीए है, they may not have exposure to the accounting. It doesn't mean that they will not understand, but they may take little higher time than a CA student or probably a chartered accountant for understanding. So in such case they'll have to spend little more time. So 108 घंटे के वीडियोस है, तो मेरा एक जनरल एक ब्रॉड लेवल पे ऐसा एक्सपीरियंस है. 108 या 110 घंटे के वीडियोस है, तो 110 घंटे का सेल्फ स्टडी लगता है. यहाँ पे आपने वीडियोस देख लिया और आपका काम खत्म हो गया, ये बात नहीं हो सकती. ये कोई दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ मैजिकल स्टिक कि आप वीडियोस देख लिया और आपने पास कर लिया, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो बड़े ही ग्लोबल पासिंग परसेंटेज से हमारा परसेंटेज अच्छा है, स्टिल फेल भी कुछ लोग होते ही, तो वो भी वही वीडियोस देखते हैं. जो स्कोर करता है बच्चा 80-90 मार्क्स मिलता है, वो भी वही करता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है सेल्फ स्टडी. So I will not give you false, indications or impressions. You will have to study on your own 100%. तो जितने नंबर ऑफ आवर्स के वीडियोस है, एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ आवर्स का सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, तभी एक प्रोबेबिलिटी अच्छी बन जाती है. बट ये तो मैं मिनिमम कह रहा हूं. जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्टिव है, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम और हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑफ द सब्जेक्ट and how concentrated efforts you are taking, depending on above 108 hours or 110 hours you will require your efforts. So minimum तो लगेगा ही लगेगा, और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी लगेगी. 30-40 घंटे इसमें और जोड़ दो. जो वॉल्यूम 2 है आपके पास पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन का, उसको पूरा सॉल्व करने के लिए और 30-40 घंटे जोड़ दो मिनिमम, तो 150 घंटे की स्टडी आपको एडिशनल लगेंगी अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस. ये अगर करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है यहां पे कि दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो ये वीडियोस प्लस सेल्फ स्टडी ऑफ 110 आवर्स प्लस वॉल्यूम 2 मिनिमम एक बार सॉल्व कर दो आप, मिनिमम एक बार, तो आपकी पासिंग परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दिस एग्जामिनेशन इज वेरी हाई. तो बट ये मिनिमम कह रहा हूं, इसके आगे आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेसिस पे है. दिस इज नॉट एग्जैक्ट थिंग.
आप बाद में यहाँ कहना कि आपने जितना कहा उतना मैंने किया फिर भी रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई, तो ऐसी बात नहीं है। या आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग का आपको जजमेंट लेना है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रैक्टिस करना है। कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे थिंक दैट मेरे लिए तो दिस इज लाइक केक वॉक। इट इज अ केक वॉक फॉर अंडरस्टैंडिंग, प्रोबेबली डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग इट माइट बी अ केक वॉक फॉर यू, बट यू माइट हैव लॉस्ट द टच इन राइटिंग। बहुत बार लिखने में प्रॉब्लम है। You have cleared the examination long back, probably 4-5 years back, or few chartered accountants have cleared it 10 years back. Now you do not know how to write off. You have lost the touch of writing. In this case, you might face a problem. So वहां पे रिजल्ट गलत जा सकता है because you will not be able to complete the paper itself. So this is where you have to be little careful. ठीक है, सो ये हुआ एक पेपर पैटर्न, हु इज एलिजिबल एंड पेपर पैटर्न एंड ये सब चीजें। तो आप देखिए इसके ऊपर थोड़ा सोचिए, अकॉर्डिंगली यू प्लान अकॉर्डिंगली कि कैसे कैसे ये वीडियोस देख रहे हैं। मैं 110 आवर्स कह रहा हूं, ये एक्सक्लूडिंग दिस वीडियो एंड यस्टरडेज वीडियो, ये छोड़ के 108 आवर्स आपको स्पेंड करने, ठीक है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जनरली you will do it through us, every one of you, because there is a discount for our students being we are registered learning partners. We don't have any kind of interest in keeping this fees. We will pass on that discount to you. Will collect only the amount of fees which ACC is charging to us. Nominal उसमें GST का एक फैक्टर आता है, वो बस हम एडिशनली आपसे करेंगे, अदरवाइज बट वो फैक्टर बहुत ही कम आता है। There is a even if you convert that amount today, there is about 4,500 to 5,000 rupees discount you will receive from our end, even if we collect GST amount from you, because ये reverse charge पे हमें collect करना ही पड़ता है। We don't want any kind of a mess up in regulatory aspect subsequently. So ये हम collect करते ही है और ये हम बाकायदा डिपॉजिट करते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास। तो अदरवाइज फिर भी ये डिस्काउंट की अमाउंट काफी ज्यादा है, तो उतना एक अमाउंट बस है। ये प्रोसेस सिंप्लीफाइड है, इसमें ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। ये पहले कुछ करना पड़ता था, अब नहीं करना है आपको। पहले आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, डब्ल्यू नंबर और ये सब हमें भेजना पड़ता था, अब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रिस्क्राइब डेट हमारा रहेगा, यहां पे 30 जून लिखा है हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजने के लिए, भले ही 13 जुलाई इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है फॉर सितंबर एग्जामिनेशन, स्टिल हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आपको 30 जून के पहले पहले ही क्या करना है, सबमिट करना है। बट ये इस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट के लिए हुआ, सितंबर के लिए। ये डेट्स हर बार चेंज होगी, जो बुक्स में अपडेटेड रहेगी, वीडियो में मैं हर बार ये चेंज नहीं करूंगा बिकॉज प्रोसेस सिमिलर रहेगा। ये डेट्स बदल जाएंगे, अदरवाइज प्रोसेस वही रहेगा। So I am recording only for the process, not for the dates. ठीक है, ये डेट हमारा पहले क्यों है, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन बल्क। तो ये बल्क रजिस्ट्रेशन जब हम ACCA के पास भेजते हैं तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है उनके पास ये प्रोसेस करने के लिए। सो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है उनके पास। दे हैव गिवन अस, दे नीड सम बफर, और इसलिए उन्होंने हमें ये डेट पहले करवा के दी। तो इतना बस ध्यान में रखें। फिर भी इन दोनों में जो गैप है, इन दोनों के बीच में आप यहां तक डायरेक्टली आप रजिस्टर करवा सकते हैं ACCA के पास, डायरेक्टली आप खुद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगेन ऑन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा था कि पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए और ही इज एंड डायरेक्टली ही इज एलिजिबल, उसको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्या होता है यहां पे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए उसका, ये सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए, ये हार्ड कॉपी कैसे भेजूं ये नहीं चाहिए, ये जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट है एक सिंगल जिप कीजिए। यहां पे 5 डॉक्यूमेंट्स है, 5 डॉक्यूमेंट्स आप सिंगल जिप कीजिए और ये जिप करके हमारे पास भेजिए, अलग अलग मत भेजिए मेल में।
नहीं तो मेल में इसका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एक अलग रहेगा, फिर और डॉक्यूमेंट्स अलग अलग 5 अटैचमेंट्स. डोंट डू दैट. You do a zip file of that, one single attachment and in a mail, and you send it to us. तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसीलिए मेंबरशिप सर्टिफिकेट लिखा है. यहां पे मार्कशीट या आईसीआई कार्ड या सीए पासिंग सर्टिफिकेट ये नहीं चलता. ये अब क्या कह सकते हैं यहां पे कि कभी कभी रेयर सर्कमस्टांसेस में वो जो बंदा सामने बैठा है एसीसीए का उसने एक्सेप्ट कर लिया तो हो जाएगा, बट ये कई बार रिजेक्ट होके आए. तो इसीलिए ये पासिंग सर्टिफिकेट जो है ये आप ना भेजें. इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेंड अस अ मेंबरशिप सर्टिफिकेट. कई लोगों के प्रॉब्लम है, सर मेंबरशिप सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया. कोई इशू नहीं, तो फिर आप सेकेंड कैटेगरी में चले जाओ. इवन इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. Then give your BCom certificate plus your articleship experience will be treated as a valid experience. तो वो 2 साल का भी आर्टिकलशिप हो चुका है, still you are eligible. तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट ये एक पहला डॉक्यूमेंट है. ये वैसे दूसरा डॉक्यूमेंट, मैं नंबरिंग जानबूझ के कर रहा हूं, वैसे नंबरिंग है फिर भी मैं कर रहा हूं. देन यहां पे डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए पासपोर्ट चल सकता है. एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट चल सकता है. तो ये दोनों मिलके एक डॉक्यूमेंट, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी पासपोर्ट हो सकता है. तो मतलब ये 3 मिला के, ये अगर एक पासपोर्ट की कॉपी आप दे दें तो आपको बर्थ प्रूफ हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा और एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा. एड्रेस प्रूफ देखा जाए तो सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, आपके एड्रेस पे कुछ नहीं आएगा. एवरी कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू एन ईमेल. ईमेल के थ्रू ही ये होता है. ये रजिस्टर्ड या एड्रेस के ऊपर, पोस्टल एड्रेस के ऊपर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो अनदर क्वेश्चन इज देयर, सर गांव का एड्रेस मैं तो रह रहा हूं यहाँ पे पुणे में, या मेरा रेसिडेंशियल एड्रेस इज समथिंग डिफरेंट. मैं मुंबई में रहता था पहले, वो रेसिडेंशियल एड्रेस है, बट अब मैं पुणे में आया, कोई प्रॉब्लम. वो तो सिर्फ एक इतना ही आप देख रहा कि वहां पे आपका कोई है. अगर आ भी जाता है कोई पोस्टल एड्रेस पे तो वहां पे कोई होना चाहिए, इतनी भी सी बात है. तो जस्ट उतना सा मेक श्योर करना, आप करंटली वहां पे आपके पेरेंट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल सकता है. तो ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन सॉफ्ट कॉपी, सीए मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और तीसरा एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट कॉपी. तो ये 3 हो जाएंगे. पासपोर्ट कॉपी में एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और आपका बर्थ प्रूफ, ये 3 हो जाएंगे. अगर पासपोर्ट साइज कॉपी नहीं है तो फिर आपका पैन पे एड्रेस नहीं होता, तो पैन आपका बर्थ प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये चल सकता है. ठीक है. तो ये आप देखिए क्या क्या आप ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है. दूसरा कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आधार कार्ड जैसी चीज, तो वो भी चल सकती है. तो बट लेकिन ये कंफर्म चीजें एसीसीए से, तो ये आप दोगे तो और भी अच्छा रहेगा. ये हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स. अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट अ मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इन सब के अलावा सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज्यादा लगता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगता. तो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चौथा डॉक्यूमेंट आएगा आपके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो चाहे 2 साल का हो या 3 साल का. तो मैंने आपको कहा वो 3 साल का कब चाहिए. इफ यू आर नॉट अ बीकॉम और एमकॉम तो 3 साल का चाहिए. बीकॉम एमकॉम हो तो 2 साल का चाहिए. करेक्ट. So apart from these 3, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, देन आपका सीए मेंबरशिप सर्टिफिकेट. इफ यू आर नॉट अ सीए मेंबर देन आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, देन आपका पासपोर्ट कॉपी एंड आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बिकॉज यू आर नॉट अ सीए मेंबर. तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए. ये 4 डॉक्यूमेंट्स नॉन सीए के लिए, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट है. ये आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको पीडीएफ करो. अब फोटोग्राफ जेपेग फॉर्मेट में है तो भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये पीडीएफ फॉर्मेट में इसका एक जिप फाइल करके हमें भेजना है. ये आपने भेजा तो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये बिल्कुल सिंपल हो गया है. एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ये आप जिप फाइल में हमें भेज दो. इसके साथ साथ
हमसे जो मेल आया होगा आपको, उसमें दो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक टेम्पलेट सीएसवी रहेगा और एक ऑथराइजेशन फॉर्म। ऑथराइजेशन फॉर्म यह है कि आप आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो, उसमें पासपोर्ट रहता है, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, वो लिखे हुए हो। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप हमें डिस्क्लोज कर रहे हो, आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, एसीसीए कहता है कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अगर है या फॉर्म है आपके द्वारा साइन किया हुआ, तो ही हम वो एसीसीए हमसे आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कोई नहीं है। इफ यू डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दैट, दैट्स ओके, बट देन इन दैट केस यू विल हैव टू रजिस्टर डायरेक्टली विद एसीसीए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से हमें चाहिए। ये टेम्पलेट सीएसवी में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम डायरेक्टली अपलोड करते हैं एक ग्रुप में एसीसीए के साथ, तो हमारा काम भी वहां पे बच जाता है। तो एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है सीएसवी का, उसमें जिस कॉलम में जो इंफॉर्मेशन है वो एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन आप हमें दे दो। तो ये टेम्पलेट और ये ऑथराइजेशन फॉर्म, अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स इन अ जिप फाइल के अलावा ये ऑथराइजेशन फॉर्म साइन किया हुआ, तो आप कैसे करोगे? आप फिजिकल आप जो ऑथराइजेशन फॉर्म आएगा उसकी प्रिंट आउट निकालो, ब्लैंक वो भरो, थोड़ा सा प्रीफिल्ड रहेगा फॉर्म, अदरवाइज वो बाकी आपको हाथ से भरना है, साइन करना है, उसको स्कैन करना है और पीडीएफ हमें भेजनी है। ठीक है, सो ये आपको हमें भेजना पड़ेगा, सीएसवी फाइल भेजना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली फीस भी उसी के साथ आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये 3 सेट के साथ साथ ये फीस भरनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन फीस जनरली हम एसीसीए का हमारे ऊपर इनवॉइस आता है तभी हम देते हैं, और ये इमीडिएटली आता है एसीसीए के पास। बट जनरली ये हम आपसे इमीडिएट लेने का रीजन ये है क्योंकि यहां से आपका कंफर्मेशन आता है कि वी वुड लाइक टू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन। ये प्रायर एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमने रजिस्टर तो कर दिया था स्टूडेंट के लिए और हमारा इनवॉइस भी जनरेट हुआ, हमने फीस भी पेमेंट किया, बट बच्चे ने फिर बाद में स्टूडेंट डिडंट गिव द एग्जामिनेशन सेइंग मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो आपने लेकिन रजिस्ट्रेशन के वक्त मुझसे पूछा नहीं, इवन इफ ही हैड गिवन दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अस, तो ये इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी दिक्कत हुई। सो इसीलिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं आए तो हम ये अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रेशन आगे नहीं भेज सकते। सो अलोंग विद दिस 1, 2 एंड 3 आपसे रजिस्ट्रेशन की फीस जब अकाउंट में, स्पेसिफाइड अकाउंट में जमा हो जाएगी, तभी हम ये डॉक्यूमेंटेशन आपका एसीसीए के पास भेजते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये एसीसीए के पास से जब इनवॉइस आता है तभी पेमेंट कर पाते, उसके पहले भी हम पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप उसके बारे में यू बी कंप्लीटली रेस्ट एश्योर्ड दैट हमसे ये फी उनको जाता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। Once you have registered, you will be able to give the examination 100%, provided you have sent all the documents within time. ठीक है, तो ये within time भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। Please mark these words, this is very important because ACCA is very particular about this timing. तो हमने अगर ये टाइम पे नहीं भेजा तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो you have to send it to us in time so that we can forward it in time. इसके बाद हमारी तरफ से ये सब इंफॉर्मेशन जाने के बाद एसीसीए आपको एक ईमेल भेजता है विद अ फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनल आता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको आपका एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लॉगिन करके अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसमें इमीडिएटली आपको लॉगिन करना पड़ता है। या आप लॉगिन करो, उसमें आप एग्जामिनेशन सिलेक्ट करो, और ये आपका एग्जामिनेशन सिलेक्ट करो मतलब जून चाहिए या दिसंबर चाहिए। आपने आज डॉक्यूमेंट सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, ये ऑथराइजेशन फॉर्म दिया, टेम्पलेट सीएसवी दिया, रजिस्ट्रेशन फी दिया, इसका मतलब आपको सितंबर या दिसंबर एग्जामिनेशन दे का मौका मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको सिलेक्ट करना है कि एग्जामिनेशन कौन, ये पैसे उनके पास जमा रहेंगे, पड़े रहेंगे, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको एग्जामिनेशन कौन सा देना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आती है ऑटोमेटिकली आपके पास। तो ये आप कंप्लीट बुकिंग करो एग्जामिनेशन सिलेक्ट करके, आप चाहे तो सितंबर करो या तो आप दिसंबर एग्जामिनेशन, ये हो सकता है। इसके बाद आपको फाइनल एक ईमेल आएगा, लगभग एक 2 दिन में आ जाना चाहिए।
योर एग्जामिनेशन बुकिंग हैज बीन कंप्लीट करके। तो ये नहीं आता है तो ACCA के साथ आपको फॉलोअप मेंटेन करना जरूरी है। आप हमें भी इंटीमेट करो, बट ये जनरली आपकी तरफ से ये फॉलोअप जाना चाहिए। हमारा काम ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन ACCA के पास पहुंचाना यहां तक है। उसके आगे की प्रोसेस आपको आपके लॉगिन के थ्रू खुद ही को करनी है, ठीक है। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। द फर्दर प्रोसेस आफ्टर द फाइनल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज रिसीव्ड। ऑलराइट, सो ये सिंपल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो एक ओवरव्यू ऑफ IFRS हम लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ IFRS, मैंने इसके पहले IFRS के बारे में आपको कुछ बात नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ कहा था कि IASB क्या है, IFRS कब से स्टार्ट हुआ, कितने IFRS है, IFRS कितने स्टैंडर्ड्स को बना के IFRS कहते हैं, ये सब चीजें मैंने आपसे नहीं कही थी। ये चीजें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं IFRS का। कई बार यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, और कईयों को होता भी है ये कंफ्यूजन, तो इसलिए मैं ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं यहां पे, या अभी इमीडिएटली क्लैरिफाई करके दे रहा हूं। दिस इज द बेसिक, मोस्ट बेसिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिंपल है, ये हिस्ट्री बता रहा हूं मैं बस। ये IFRS आना कब से शुरू हुआ, ये जो IFRS है ये कब से इसकी रिक्वायरमेंट आ पड़ी, तो ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। तो ये जब बिजनेस एक्सपांशन शुरू होना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, तब ये इसकी रिक्वायरमेंट आई। और इसीलिए 1973 में यहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी ये ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया, और IASC ने ये नीड को सामने रखते हुए यहां पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना शुरू किया। ये उन्होंने बनाए 1 से लेके 41 तक, और उसका नाम उन्होंने रखा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 is on presentation of financial statements. IAS 2 is on inventories. अब 3 से लेके 6 तक कुछ नहीं है, डायरेक्टली 7 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ इस तरह से है। एंड लास्ट है हमारा आगे जाके IAS 41 which was on एग्रीकल्चर। ये इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, मेहनत काफी की। तो ये 1973 से लेके ये 2000 तक इन्होंने ये स्टैंडर्ड्स बनाए, 2000 तक। फिर इसके बाद उन्हें ऐसे लगा कि ये काम तो काफी हुआ है, बट कोई इसे यूज नहीं कर रहा जिस मैग्नीट्यूड पे ये काम यूज होना चाहिए था। नोबडी इज यूजिंग दैट वर्क, सो व्हाई नॉट spread the work what we did, and that's why they started changing the structure of the committee, and they changed their structure and they changed it to IASB, International Accounting Standards Board। ये इन्होंने इनसे टेक ओवर किया on 1st of April 2001। ये 2001 में इन्होंने चेंज किया। सो 2001 कह सकते हैं यहां पे।
तो तब तक आईएससी ने काम किया, फिर बाद में आईएएसबी आया। तो आईएएससी में कमिटी में कुछ पार्ट टाइम लोग काम कर रहे थे, अब यहाँ पे फुल टाइम लोग आ, स्ट्रक्चर आ गया, बाकायदा स्ट्रक्चर आ गया, जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसके अगले वाली स्लाइड पे। इन्होंने पहला काम क्या किया, ये जो 41 स्टैंडर्ड थे इसको अडॉप्ट किया। सो दे अडॉप्टेड द वर्क अर्लियर डन बाय कमिटी, इन्होंने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड IAS 1 to 41, they adopted International Accounting Standard 1 to 41। इसके साथ साथ ये सिर्फ स्टैंडर्ड नहीं थे, ये तो एक गाइडेंस था। दूसरा गाइडेंस था इनका, कुछ इंटरप्रिटेशंस थी जो इन्होंने नॉमेनक्लेचर इसका रखा था, SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। क्या रखा था? स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। ये 1 से लेके 41 तक स्टैंडर्ड में अगर कोई एडिशनल गाइडेंस की जरूरत है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो हर बार स्टैंडर्ड को अमेंड करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसकी एक बड़ी प्रोसेस होती है, लंबी चौड़ी। तो उससे सिंपलिस्टिक व्यू है कि एक इंटरप्रिटेशन निकाल के उसको जारी किया जाए एंड उसको क्लैरिफाई किया जाए, तो इसीलिए स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी इशू करते हैं। तो ये दो गाइडेंसेस थे। तो आईएएसबी ने पहला काम जो किया, ये इन्होंने IS 1 to 41 एंड SICs को इन्होंने अडॉप्ट किया, ये अडॉप्ट किया। और इसके बावजूद अगर कोई नए स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आ पड़ी, मतलब जो 1 से 41 तक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, नई स्टैंडर्ड की जरूरत है, नया गाइडेंस चाहिए, कोई ये पहले अकाउंटिंग में कोई इशू था नहीं, ये नए से अकाउंटिंग का इशू आया है, अब नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर चाहिए, तो उन्होंने कहा हम नया स्टैंडर्ड बनाएंगे, बट 41 के आगे का नंबर नहीं देंगे, हम इसका नॉमेनक्लेचर चेंज करेंगे, हम इसको कहेंगे IFRS, हम इसको कहेंगे IFRS। और ये ऐसे IFRS इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया 2001 से लेके आज तक। इनके पास लगभग 17 स्टैंडर्ड्स, 1 से 17। और इंटरप्रिटेशंस भी, जो पहले स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशंस कमिटी के नाम से जाना जाता था, एडिशनली उन्होंने किया ये IFRS IC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कमिटी, IFRS IC। इसको इफ्रिक भी कहा जाता है, इफ्रिक भी कहा जाता है, पॉपुलरली इफ्रिक कहते हैं, बट जनरली हम इसे कहते हैं IFRS IC। तो ये 4 गाइडेंसेस है, ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। कलेक्टिवली इन सबको मिला के कॉमन नाम है, इसको हम कहते हैं IFRS। तो कई बार ये कॉमन सवाल है कि सर देखिए हमारे पास कई IAS भी है और हमारे पास IFRS भी है, तो हम एग्जैक्टली IFRS किसे कहें? तो सेट जब हम कहते हैं कि IFRS में अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसमें IAS भी आएंगे, उसमें IFRS भी आएंगे, उसमें SICs भी आएंगे, उसमें IFRICs भी आएंगे। तो ये 4 गाइडेंसेस का एक सेट बनता है, उस सेट का नॉमेनक्लेचर है IFRS, ये सेट का नॉमेनक्लेचर है IFRS। तो ये बात ध्यान में रहना जरूरी है। तो यहां पे दूसरा सवाल एक रेगुलरली आता है, क्या सर यहां पे कोई कॉमन स्टैंडर्ड्स ये दोनों में, ये 41 स्टैंडर्ड्स और ये 17 में, 1 से लेकर 17 में एक भी कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, यहां पे एक भी कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है। अगर नया जो पहले यहां पे था, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे IAS 17 था लीजेस के ऊपर, बट ये स्टैंडर्ड पता चला कि ये स्टैंडर्ड की कुछ लिमिटेशंस है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए। तो ISB के ऊपर एक ऑप्शन ये था ISB के पास कि लेट्स रिवाइज दिस IAS 17 इटसेल्फ, बट उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े चेंजेस है कि ये रिवाइज करके कुछ मतलब नहीं है, लेट्स इंट्रोड्यूस अ न्यू स्टैंडर्ड ऑल टुगेदर। इसीलिए इन्होंने स्टैंडर्ड इशू किया IFRS 16 लीजेस, और इस केस में देन ये डिलीट हो गया, ये डिलीट कर दिया और नया, तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। सो ये एक मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि IFRS का मतलब क्या है।
So set of these four will be considered as the IFRS. करेक्ट. सो टोटल मिला के कितने स्टैंडर्ड्स है? अब मैंने कहा आपको यहाँ पे 1 2 है, डायरेक्टली 7 है, 7 के बाद फिर 8 है, 9 नहीं है, डायरेक्टली 10 है. सो यहां पे IAS प्लस IFRS ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो देयर आर अराउंड 41 स्टैंडर्ड्स. देयर आर अराउंड 41 स्टैंडर्ड्स. भाई ये 40 हो जाएंगे क्योंकि अभी एक स्टैंडर्ड चल रहा है जो है IFRS 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, बट ये रिप्लेस होके ये IFRS 17 होने वाला है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. तो अभी 17 मैंडेटरी नहीं है बट 4 मैंडेटरी है. बट जब 17 मैंडेटरी हो जाएगा तब 4 निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा. तो इस तरीके से वो वापस 40 पे नंबर आने वाला है. बट ये होगा 2022-23 में शायद ये हो सकता है. अभी तो उसके कोई इंडिकेशंस नजर नहीं आ रहे. पहले इंश्योरेंस का स्टैंडर्ड होने वाला तो 2021 से एप्लीकेबल, बट वो इन ऑल प्रोबेबल सिनेरियोस कंसीडरिंग करंट कोविड-19 सिनेरियो ये पोस्टपोन हो सकता है. तो देखिए मैं क्विकली रिवाइज करता हूं. IFRS में 4 चीजें आती है गाइडेंस. IAS 1 to 41, IFRS 1 to 17 दोनों के मिला के स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 41 स्टैंडर्ड्स है. इंटरप्रिटेशन से इसके अलावा और इसके अलावा इफ्रिक से, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी एंड इफ्रिक, ये नंबर चेंज होता रहता है. कुछ चीजें अगर इंटरप्रिटेशन से वो बाद में स्टैंडर्ड में इंक्लूड हो जाती है तो इंटरप्रिटेशन डिलीट होता है. ऐसी भी चीजें होती है. तो आपका जो वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 3 आप देखना, वॉल्यूम 3 में आपका ये इंडेक्स दिया है. तो वहां पे आपका IFRS से रिलेटेड IAS के स्टैंडर्ड्स है, IFRS के स्टैंडर्ड्स है, इंटरप्रिटेशन है, SICs वाली और इफ्रिक्स भी है. तो ये सबका लिस्ट दिया है जो आज की तारीख में यहां पे मैंडेटरी है, नोटिफाइड है, वो यहां पे दिया हुआ है. ठीक है, तो आप वो रेफर कर सकते हैं बाद में. इसके अलावा इंडेस में किस तरीके से हमने किया है वो भी उसके आगे दिया है. तो बाद में देखना, जब एक्सप्लेन मैं कर दूं पूरा तो उसके बाद में आपको देख लेना. तो ये वही था. आपको ये पता चला कि IFRS और IAS वैसे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं. IFRS एंड IAS से मिलके IFRS बनता है. ठीक है, तो ये हमने देख लिया. प्लेन एंड बोल्ड टाइप पैराग्राफ्स हैव इक्वल अथॉरिटी. IFRS आर प्रिपेयर्ड फॉर द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशल पर्पस के लिए नहीं होता. एंड दे डू नॉट अप्लाई टू द आइटम्स व्हिच आर इमटेरियल. अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं. ये आपका जर्नी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यहां पे शुरू हो गया है. ये 108 घंटे 110 घंटे का कोर्स करके ये मैं कह नहीं सकता कि आप यहां पे एक्सपर्ट हो जाओगे. ये कोई भी नहीं कह सकता. तो वो तो ऐसी बात हो गई कि आप एक इतना कोर्स कर लो आप एक्सपर्ट बन जाओगे. ऐसा एक्सपर्ट नहीं होता. एक्सपर्ट तो आप जब काम करोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लोगे, जब आप कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करते हो तभी एक्सपर्ट बन सकते हो. तो ये आपका जर्नी अब शुरू हुआ है, ये आप मान के चलो. एंड उसका बेसिस स्ट्रांग होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं. एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए, एक्सपर्ट तो लाइफ लॉन्ग की जर्नी है. तो आज अगर एक्सपर्ट एक लेवल पे आप माने जाओगे तो कल वो लेवल और बढ़ जाएगी. तो ऐसा होता है. तो इसीलिए स्टैंडर्ड कैसे पढ़ते हैं ये पता होना जरूरी है. आपको स्टैंडर्ड कैसे पढ़ते हैं ये पता होना जरूरी है. तो यहां पे लिखा है प्लेन एंड बोल्ड टाइप, ये सब कुछ लिखा है. बट देखिए स्टैंडर्ड में एक होता है बेयर टेक्स्ट, हमें जनरली इतना ही पता है. इसके अलावा स्टैंडर्ड में होता है बेसिस ऑफ कंक्लूजन. इसके अलावा होता है एप्लीकेशन गाइडेंस, और यहां पे होते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, और यहां पे होता है डिसेंटिंग ओपिनियंस. ये चीजें स्टैंडर्ड में जनरली होती है. कोई भी आप अगर ऑफिशियल बेयर टेक्स्ट निकाल के देखते हो तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये 5 चीजें होनी ही चाहिए. तो इंटरप्रिटेशंस जो मैं आपको कहूंगा ये यहां से आते हैं. बेयर टेक्स्ट से कई बार चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती.
तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है इन बेसिस ऑफ कंक्लूजन एप्लीकेशन गाइडेंस मेनली। और फिर ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल, इट मे नॉट बी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ये वहां से एग्जांपल के तौर पे हमें पता चलता है कि ये एग्जांपल इस तरीके से सॉल्व किया तो ये इंटरप्रिटेशन रहेगा, ये इंटेंशन रहेगा। तो इस तरीके से हम हमारा इंटरप्रिटेशन बनाएंगे। इंडियन गैप में पहले ये नहीं था कभी भी, इंडेस में भी कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर है जो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये जो भी इंटरप्रिटेशन रहेंगे मेरे खुद के इंटरप्रिटेशन कभी नहीं रहेंगे, ये होगा ही नहीं कि अगर मैंने कहा तो कोई उसके ऊपर विश्वास क्यों करे। तो इसलिए ये जो इंटरप्रिटेशन मैं डिस्कस करूंगा ये यहां से आए, तो ये बात ध्यान में रखना। और आपको भी यही करना है, आपको डिफिकल्टी जाए तो डिफिकल्टी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 5 एरिया से रिलेटेड हमेशा डिफिकल्टी आती है मेनली। ये 5 एरियाज में ये चीज मैं नहीं पकड़ रहा हूं, बट ये स्टैंडर्ड में हमेशा रहेगी। एक होता है डेफिनेशंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद 10 मिनट में नींद क्यों आती है? बिकॉज यू डू नॉट probably understand why we are reading accounting standard। if you are reading an accounting standard तो उसका रीजन होता है कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव लेके आप चलो तो फिर मजा आएगा उसमें, नहीं तो नहीं आएगा। तो कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए मन में, इसके पहले शायद नहीं आए थे। कोई जर्नल एंट्री बने बनाई हमें देता था, डेट बना के देता था, हमें वो सिस्टम में पास करनी है फॉर एग्जाम्पल। या इवन इफ वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें पता है ट्रांजैक्शन कब हुआ, क्लाइंट बोलता है इस दिन हुआ, अकाउंटिंग एंट्री करके हम बात खत्म करते हैं। बट ओनली इफ यू आर एट द टॉप लेवल तभी सवाल आता है कि ये एंट्री रिकॉर्ड किस दिन करनी है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए डेफिनेशन में बाहर निकालता हूं। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, एसेट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सेट्रा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये अकाउंटिंग के क्वेश्चन है जिसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेफर किया जाता है। जो ये बाजू के जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें ये मिलेगा। नंबर 1, रिकॉग्निशन। किस दिन मुझे ये एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना है बुक्स में, ये मुझे रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बताएगा। आपको अकाउंट, आपके बुक्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एसेट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये इनकम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, रेवेन्यू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, रेवेन्यू में क्या आता है, इनकम में क्या आता है, ये डेफिनेशन में रहेगा। बट ये कब आना चाहिए ये रिकॉग्निशन में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है बट स्टेप बाय स्टेप रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पर रहेगा मेजरमेंट। मेजरमेंट में 2 सब चीजें रहेगी। एक रहेगा इनिशियल मेजरमेंट, दूसरा रहेगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। आज रिकॉग्नाइज कर रहा हूं तब कितने में मेजर करना है, रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंटली कितने में मेजर करना है। बैलेंस शीट डेट या रिपोर्टिंग डेट, ये 2 एसेट एंड लाइबिलिटी से रिलेटेड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आएगा। रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट आएगा। एज सिंपल एज दैट। तो कितनी अमाउंट में, तो चलिए आज मैं कहता हूं रेवेन्यू मेरा 1 लाख हो गया, क्या कोई कहता है नहीं 1,10,000 हो गया, कोई कहता है 90,000 हो गया। कितना करना चाहिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट मैंने बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करनी है इस दिन में, लेट्स से 10 अप्रैल को। कितनी अमाउंट से, कौन से कॉस्ट इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने, इनिशियल मेजरमेंट। बाद में डेप्रिसिएशन कितना देना है कि नहीं देना है, रीवैल्यू करना है या नहीं करना है, रीवैल्यू किया तो गेन कहां पे जाएगा, लॉस है तो लॉस कहां पे जाएगा, सब्सिक्वेंटली डिस्पोज ऑफ करने के बाद ये गेन लॉस कहां जाएगा। तो ये सभी चीजें आती है मेजरमेंट में। तो ये सभी के जवाब आपको वहां पे मिलेंगे। शुरुआत में कितने में रिकॉर्ड करना है, लिखने में कितनी अमाउंट, क्या अमाउंट लिखनी है, उसके बाद में ये कितने अमाउंट में लिखना है, ये सब आता है मेजरमेंट में। तो ये चीजें जब आप सोचोगे ना, आप अदरवाइज क्या है, पहली अमाउंट आपको जॉब में हो तो कोई बने बनाई अमाउंट देगा, आप अमाउंट डाल के बात खत्म करोगे। बट ये अमाउंट किसने तो कैलकुलेट की है, हाउ ही हैज कैलकुलेटेड दैट अमाउंट, यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तभी जाके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में मजा आएगा। नहीं तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझना बहुत दूर की बात हो जाती है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए आपका, ये गाइडेंसेस है। और उसके आगे जाके आपको क्या करना है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं। ये प्रिंसिपल्स अगर ध्यान में रखे
तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये चीजें बेयर टैक्स बेसिस ऑफ कंक्लूजन और ये सब चीजें कहां पे अप्लाई करना है, तो ये 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर अप्लाई करना है, तभी आपको ये अकाउंटिंग समझ में आना शुरू हो जाएगा, यहां से इंटरेस्ट क्रिएट होगा, अब जाके आप खुद पढ़ोगे इस टाइम। ठीक है, तीसरी बात, प्रेजेंटेशन कहां पे करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखना है। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में नॉन करंट करना है, करंट करना है, इनकम करना है P&L में या रेवेन्यू करके करना है, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी में करना है या लाइबिलिटी में करना है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो प्रेजेंट कहां पे करना है, तो ये हर एक फाइनेंशियल आइटम के लिए आपके रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये जवाब दिया जाएगा, वो आपको ढूंढना है। करेक्ट। चौथी बात, डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन ये आता है, डी रिकग्निशन। जैसे रिकग्निशन का टाइमिंग रहता है, डी रिकग्निशन का भी अपना एक टाइमिंग रहेगा। तो वो डी रिकग्निशन कब डी रिकग्नाइज करना है, उसका भी कोई दिन है, तब करना है डी रिकग्नाइज। ठीक है, सो ये बात आती है। ये रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखेंगे, मैं अभी आपको कह नहीं रहा हूं, यहां पे मैं पूरे प्रिंसिपल्स अभी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट देखना ये 5 प्रिंसिपल्स है। Not everything can be understood from the numerical amounts, so you have to have certain explanatory notes जो यहां पे डिस्क्लोजर के द्वारा दिए जाएंगे। तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स मुझे उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर लाइन आइटम, तो ये डिस्क्लोजर्स की प्रिंसिपल में आएगा। तो नेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपके पास बेयर टैक्स बेसिस ऑफ कंक्लूजन एप्लीकेशन गाइडेंस एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स एंड डिसेंटिंग ओपिनियन से इंटरप्रिटेशन बनेगा। बट किसके बारे में ये इंटरप्रिटेशन बनेगा, तो ये रिकग्निशन कब करना है, मेजरमेंट कितने में करना है, बाद में कितने में मेजरमेंट करना है, डी रिकग्नाइज कब करना है, प्रेजेंट कहां पे करना है और डिस्क्लोजर क्या क्या देनी, ये सब के बारे में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताएगा। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और अहम बात आती है। इफ यूर जर्नी स्टार्ट्स इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बहुत लोगों को सवाल आता है, सर आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव नेवर स्टडीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी प्रोफेशनल अकाउंटिंग डिग्री, सीए में नहीं किया, सीएस नहीं किया, तो मुझे क्या समझ में आएगा। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट है, अल्टीमेटली समझ में तो आना ही है। इफ यू वांट टू डू योर करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यू हैव टू नो अबाउट दिस। तो ये यहां से समझना शुरू करो, तो हर एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्हीं 5 प्रिंसिपल के साथ हम करें। ठीक है, देन तो ये बात हमने की थी आईएफआरएस में क्या क्या आता है। तो ये प्लेन एंड बोल्ड टाइप के अलावा क्या आता है, इसीलिए मैंने ये पूरा आपको ये बात अभी समझाई। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या आएगा जो आईएफआरएस से रिलेटेड है, तो आईएफआरएस से रिलेटेड ही ये सब। ठीक है, कोई भी आईएफआरएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यहाँ पे 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें ये स्ट्रक्चर रहेगा बेयर टेक्स्ट के साथ साथ 1 to 5, और उसमें ये 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए रहेंगे ना। तो ये आईएसबी का स्ट्रक्चर कैसा है, अब ये जनरली ये कुछ इतना काम का नहीं है डे टू डे लाइफ में, बट इसके ऊपर एक बार एग्जामिनेशन में सवाल आया तो डर लगता रहता है कि अभी ये सवाल आया तो ऐसा ना हो यहां पे ये चीज हमें पता नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी एक बात हम यहां पे जान लेंगे। तो एक स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि यहां पे ये जो 2 बॉडीज दिख रही है, दीज आर गवर्निंग बॉडीज, these are governing bodies, और ये जो 2 बॉडीज है these are technical bodies। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेक्निकल बॉडीज, ये हो गए हमारे टेक्निकल बॉडीज। गवर्निंग बॉडीज एंड टेक्निकल बॉडीज। मॉनिटरिंग बोर्ड क्या करता है, ये आईएफआरएस फाउंडेशन में जो ट्रस्टीज है, यहां पे लगभग 22 ट्रस्टीज है। ये 22 ट्रस्टीज क्या करेंगे इनका काम ये ओवरव्यू करेंगे। ये 22 ट्रस्टीज, वैसे आईएफआरएस फाउंडेशन 2001 में ही ये क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था जून 2001 में। जब आईएसबी फॉर्म हुआ था अप्रैल 2001 में, तो उसके बाद आईएसबी का काम ओवरसी करने के लिए आईएफआरएस फाउंडेशन किया गया।
जो 22 ट्रस्टीज आते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग पब्लिक अकाउंटिंग बॉडी से आते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस से आते हैं। तो ये 22 ट्रस्टीज का एक ग्रुप है जिसको हमारा नाम दिया है आईएफआरएस फाउंडेशन। और ये मॉनिटरिंग बोर्ड तो रिसेंटली आया, मतलब रिसेंटली भी नहीं कह सकते इसको, 2009 में आया। इसके बाद में आईएफआरएस फाउंडेशन का काम कौन देखेगा, तो ये मॉनिटरिंग बोर्ड देखेगा। ये था। तो ये आईएफआरएस फाउंडेशन के नीचे ये आईएसबी है, यहां पे इसके 16 मेंबर्स है अलग अलग देशों से। ये टेक्निकल काम करेंगे किसके साथ, इंटरप्रिटेशन कमिटी के साथ। ये इंटरप्रिटेशन कमिटी जो है, यहां पे भी लगभग 14 से 16 मेंबर्स है, अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 मेंबर्स यहां पे भी है। तो ये दोनों मिलके कुछ टेक्निकल काम करेंगे, बट इन दोनों को एडवाइज करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड भी है। ये टेक्निकल बॉडीज की जगह मैं बोर्ड कहता हूं, इट इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। टेक्निकल बोर्ड, ये मैं कहता हूं गवर्नमेंट बोर्ड, गवर्निंग बोर्ड। और यहां पे मैं कहता हूं एडवाइजरी बोर्ड, सॉरी, एडवाइजरी बोर्ड। तो यहाँ पे कुछ एडवाइजरी बोर्ड में आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल के अलावा और भी कुछ है। यहाँ पे लगभग 40 मेंबर्स है, 40 मेंबर्स। ये टेक्निकल ग्रुप को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इनको गाइड करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज पे अभी नया गाइडेंस चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ये इनका काम करता है एडवाइजरी बोर्ड, एंड इसके बेसिस पे आईएसबी और आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमिटी काम करती है। ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड में और भी एक ये अकाउंटिंग एडवाइजरी, सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम एक आता है अपार्ट फ्रॉम दी एडवाइजरी काउंसिल, तो एएसएफ कहते हैं। ये लगभग 2013 में फॉर्म हुआ था एएसएफ, इन एडिशन टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम, ये 2013 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी है। तो ऐसे ग्रुप्स एडिशनल बनते गए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई वैसे। तो अकॉर्डिंगली ये कुछ एक स्ट्रक्चर है जो गवर्निंग बॉडी है। तो मेनली आप ध्यान में रखना, यहां पे एक गवर्निंग बोर्ड है, एक टेक्निकल बोर्ड है, एक एडवाइजरी बोर्ड है। ये तीन बोर्ड में सभी ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है काम, और ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है। तो ज्यादा ये एग्जामिनेशन में सवाल नहीं आएगा इसके ऊपर। तो अगर कोई एडिशनल आपको रीडिंग करना है तो आप आईएसबी की वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं अभी ये इंडस कॉन्वर्जेंस इंडिया में कैसे होगा। तो हमने इसके बारे में थोड़ी सी पहले बात की थी, दैट आईएफआरएस का एक वर्जन है यहां पे, जो एक थोड़ा सा डेविएशन करके हमने बनाया है, जिसको हमने नॉमेनक्लेचर दिया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर कन्वर्ज्ड विद आईएफआरएस। अब इसमें देखा जाए तो ये रूल्स जो आए थे 16 फरवरी 2015 को, ये पुरानी बात है वैसे, अब इतना नया भी नहीं रहा ये। तो यहां पे हमेशा एक सवाल आता है कि लीगल बेसिस क्या है, why to use this accounting standard? Are these accounting standards, whether Ind AS or normal old Indian GAAP, is it applicable to proprietorship firm, partnership firm, trusts, companies, LLPs? तो ये सब कुछ नोटिफाई हुआ है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो ये सिर्फ कंपनीज को एप्लीकेबल है। यू कैन टेक अ गाइडेंस फॉर अ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी, अदरवाइज इट इज एप्लीकेबल प्योरली टू दी कंपनीज एंड ओनली कंपनीज। तो यहां पे मैंने आपसे कहा था दो तरह के रूल्स है, एक है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, दिस इज नथिंग बट ओल्ड इंडियन गैप, जिसको हम एएस कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। और दूसरा जो है ये है कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015, इसे हम कहते हैं इंड एस, करेक्ट। तो ये लीगल वैलिड बेसिस है इसके लिए। तो कुछ कंपनीज के लिए आज भी ये पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, बट कुछ कंपनीज के लिए इंड एस एप्लीकेबल है। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्हें इंड एस एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबिलिटी हमें देखनी है। आज भी हमारे पास अगर देखा जाए तो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये इनडेफिनेटली डिफर किया गया है बैंक्स के लिए और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। तो जब नोटिफाई करेगा आरबीआई एंड आईआरडीए तब ये एप्लीकेबल होगा, तब तक के लिए ये नॉर्मल कंपनीज अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसीज के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अब सब पूरा जो है ना, ये रेगुलेटरी अपडेट है जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो मैंने वो उसका जिस्ट दे दिया आपको एक। बट एक बात प्रैक्टिकली आपको सॉरी ध्यान में रहनी चाहिए, वो है आईटीएफजी। ITFG, what is ITFG? ITFG is Ind AS transition to IT facilitation F group। So ये Ind AS transition facilitation group, ये जो है ये फॉर्म किया गया, ये ICAI का ग्रुप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ये फॉर्म किया है ग्रुप। इसको कोई ऐसे लीगल कोई बेसिस नहीं, ये ICAI ने बनाया ग्रुप है। ये इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस में जितने भी डिफिकल्टीज आए, ये डिफिकल्टीज ये रिजॉल्व करेगा। ये ऐसी एक उम्मीद लेके ITFG फॉर्म किया गया था। एंड अकॉर्डिंगली ITFG हैड इशूड 23 बुलेटिन्स और हर एक में लगभग 10 से 12 इश्यूज ऐसे कुछ क्लैरिफाई किए थे ऑन इंप्लीमेंटेशन। तो ओल्ड इंडियन गैप से अगर कोई एंटिटी इंड एस अडॉप्ट कर रही है तो इंड एस पे जाते वक्त जो भी उसको डिफिकल्टीज आएगी, ये डिफिकल्टीज के बारे में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था या एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन दिया था। तो ये क्लैरिफिकेशंस इस ITFG बुलेटिन में है। These are freely downloadable from the ICAI वेबसाइट। अब गूगल करोगे यहाँ पे ITFG बुलेटिन्स तो आपको ये ICAI की वेबसाइट पे सभी दिखेंगे, एक के नीचे एक। उसका कॉम्पेडियम भी आपको परचेस करने के लिए अवेलेबल है। तो ये अदरवाइज ये हर एक का PDF अलग अलग आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा इशू किस बुलेटिन में दिया है। अदरवाइज कॉम्पेडियम में आपको एक इंडेक्स भी आएगा और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज भी एक उन्होंने कॉम्पेडियम बनाया है, इंडेक्स बनाया है कॉम्पेडियम में। सो इट बिकम्स इजियर टू लुक एट द पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टॉपिक। रिसेंटली 2 नए स्टैंडर्ड्स, बट ये स्टैंडर्ड्स अभी समझ में नहीं आएंगे अनलेस एंड अंटिल वी लुक एट हाउ इंड एस हैव नंबर्ड देयर स्टैंडर्ड्स। नहीं तो कई बार ये नंबर देख के लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं क्या 116 स्टैंडर्ड्स हमें करने हैं? पहले तो इंडियन गैप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे पास 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, वो भी ठीक तरह से नहीं पढ़े। वो आगे 3 स्टैंडर्ड थे 30, 31, 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, वो भी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं किया हमने। अब ये 116 स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा? तो 116 स्टैंडर्ड नहीं है। हम देखेंगे कि इसका नंबरिंग किस तरीके से किया है हम लोगों ने, हाउ वी हैव अडॉप्टेड IFRSs और हाउ वी हैव कन्वर्ज्ड विद द IFRSs। तो ये बात हमें देखनी है। बट उसके पहले चलिए पहले नंबरिंग देख लेते हैं, फिर बाद में मैं इस रोड मैप पे आऊंगा। वैसे यहां पे आपको एक ही स्लाइड दिख रही है, आपके बुक में 2 स्लाइड्स, ये इसको मैंने क्लब किया है एक स्लाइड में। आप 2 स्लाइड्स अलग अलग से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक पढ़ो या वो 2 पढ़ो, ये लगभग वही बात। बट पहले ये इंडेसेस कैसे अडॉप्ट किए हैं हमने या कैसे उसका नंबरिंग रखा है, ये लास्ट स्लाइड है तो मैं बताता हूं आपको। चलिए
जैसे आप जानते हो आईएफआरएस अगर मैं कहता हूं तो मेरे पास चार चीजें आती है। नंबर 1, ये मेरे पास आता है IS 1-41। दूसरी बात मेरे पास आती है IFRS 1-17। तीसरी बात आती है मेरे पास SICs एंड चौथी बात आती है मेरे पास IFRS ICs या IFRICs जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये चार चीजों का मेरे पास गाइडेंस है। नाउ हाउ वी हैव अडॉप्टेड दिस गाइडेंस। तो इंड एस में इंड एस में ये गाइडेंस लगभग वैसे के वैसे यहां पे लिया है, वैसे का वैसे ये गाइडेंस लिया है। तभी तो आईएसबी मानेगा, नहीं तो आईएसबी कहेगा आप तो आपके खुद के स्टैंडर्ड्स बना रहे हो और उसको कह रहे हो कि आईएफआरएस से कन्वर्जेंस है। ये थोड़ी ना चलेगा। अगर डेविएशन लाना है कुछ तो ये डेविएशन पहले आईएसबी के साथ अप्रूव किया जाता है, डिस्कस किया जाता है और फिर बाद में ये डेविएशन लाया जाता है इंडेस में। ऐसी बात नहीं कि हमें लगा और हमने वो डेविएशन ला दिया, वो बात नहीं। फिर तो हम G20 नेशंस को जो हमने कमिट किया था दैट वी विल कंप्लाई विद द आईएफआरएस, ये तो कंप्लायंस होगा ही नहीं। ये तो G20 नेशंस को हमने कमिट किया था एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, वी विल आल्सो कंप्लाई विद आईएफआरएस बट इन अ डेविएटेड फॉर्म, but those deviations will be minimalistic definition. So what is minimal is not subjective. You have to discuss it with the ISB and then decide whether this deviation is possible or not. तो तभी ये हमने जो डेविएशन लाया है वो ISB के साथ डिस्कस करके लाए हैं, जो वहां से अप्रूवल मिला वहां उन्होंने भी एग्री किया कि चलो ये बात सही है, आपके इकोनॉमी के लिए ये सूटेबल नहीं है प्रोविजन, तो आप चेंज कर सकते हो या कोई नया ला सकते हो प्रोविजन। तो ये बात आईएसबी ने भी एग्री किया है और तभी जाके हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो जाहिर सी बात है हमने स्टैंडर्ड नंबर्स वही रखे हैं, तो यहां पे बस नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ, आईएस की जगह पे इंडेस हुआ, नंबरिंग वही इंडेस 1-41 सेम। तो IS 1 प्रेजेंटेशन, इंडेस 1 प्रेजेंटेशन, IS 2 इन्वेंटरीज, इंडेस 2 इन्वेंटरीज, IS 3 डिलीटेड, इंडेस 3 डिलीटेड, इंडेस 4 डिलीटेड, अब IS 4 डिलीटेड, इंडेस 4 डिलीटेड। डायरेक्टली IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, इंडेस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहां तक नंबरिंग हमने सेम रखा। इतना ही नहीं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीजें हमने डिस्कस की थी ना बेयर टेक्स्ट, तो वहां पे पैराग्राफ नंबर्स, बेसिस ऑफ कंक्लूजन पैराग्राफ नंबर्स है, एप्लीकेशन गाइडेंस को पैराग्राफ नंबर, वैसे के वैसे पैराग्राफ नंबर्स भी बेयर टेक्स्ट के सिमिलर है। यहां इस हद तक ये बात सही। तो डेविएशन का है का फिर, तो डेविएशन में अगर कोई एक पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं चाहिए तो यहां पे हमने लिखा पैराग्राफ नंबर वही रखा। यहां पे पैरा नंबर 10 है IS 1 में, यहां पे इंडेस 1 में पैरा नंबर 10 है, तो यहां पे है बट यहां पे मुझे नहीं चाहिए, वो डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। तो पैरा नंबरिंग कहीं चेंज नहीं हुआ। मुझे इसके जगह एडिशनल प्रोविजन चाहिए तो पैरा 10A मैंने एडिशनल प्रोविजन की, तो ये डेविएशन हो गया। कार्व आउट, कार्व इन, डिलीटेड, कार्व आउट, न्यू प्रोविजन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ A, कार्व इन। सो कार्व इन एंड कार्व आउट ये डेविएशन है जिससे आईएफआरएस से ये इंडेस बना। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में लेनी। अब दिक्कत आ गई 2001 के बाद जो नया स्टैंडर्ड इशू हुआ, ये इन्होंने आईएफआरएस के नाम से जाना, तो हमने कहा हम नॉमेनक्लेचर चेंज नहीं करेंगे, हम इंडेस ही रखेंगे। अब प्रॉब्लम है, अब ये इंडेस 1-17 रखता हूं तो ये पहले वाले जो नंबर है इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसीलिए यहां पे नंबर सीरीज चेंज की हमने कहा हम अब इंडेस 1 नहीं कहेंगे, हम इसको 101 कहेंगे। तो अभी तक हमारे पास 116 मतलब 17 का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड हमने अभी तक नोटिफाई नहीं किया। आईआरडीए ने कहा जब ये अल्टीमेटली इंटरनेशनल सिनेरियो में ये नोटिफाई हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, तब हम इससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाएंगे। तो अभी तक हमारे पास 116 स्टैंडर्ड, सो वी आर अप टू डेट।
17 हालांकि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए हम यहां पे उसका नोटिफिकेशन दे नहीं है। अदरवाइज इंटरनेशनल सिनेरियो में IFRS 16 इज ऑन लीजेस, इट इज मैंडेटरी एप्लीकेबल, अपने यहां पे भी वो एप्लीकेबल है। तो अब जाके वॉल्यूम 3 का दोबारा से इंडेक्स देखना, इंडेक्स के बाद जो स्टैंडर्ड का जो मैंने 4-4 पेजेस दिए वो चेक करना एक बार, IFRS एंड इंडेक्स का नंबरिंग देखना और यही इंडेक्स का नंबरिंग देखना, तो यहां पे आपको वही सेम नंबरिंग मिले। सवाल आता है एसआईसीज और इफ्रिक्स कैसे इंक्लूड किए गए, तो इंटरप्रिटेशन इशू किया है क्या? नहीं, ये एसआईसीज एंड इफ्रिक्स जनरली जब आते हैं इंटरप्रिटेशन, दोज आर विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑन एनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है तो उससे रिलेटेड ये एसआईसीज और इफ्रिक होता है। तो हमने क्या किया है, इंटरप्रिटेशन सेपरेटली नहीं बनाया, यही इंटरप्रिटेशन वो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स में इसमें इंक्लूड किया। रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स में, रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स में हमने उसको क्या किया है, इंक्लूड किया है। जैसे कि यहां पे आपके पास अगर देखा जाए तो अपेंडिक्स ए से लेके बी सी तक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, IAS 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इससे रिलेटेड एक इंटरप्रिटेशन है विच इज इफ्रिक 1। ये आप देख लेना, आपका जो इंडेक्स है ना वॉल्यूम 3 में मैंने जो लिस्टिंग दिया है वहां पे IAS 16 दिखेगा आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इंटरप्रिटेशंस के जो लिस्टिंग है उसमें आपको दिखेगा इफ्रिक 1 में आपको दिखेगा चेंज इन द डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन लायबिलिटी, सो अकाउंटिंग फॉर चेंज इन द डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन प्रोविजन, ऐसा कुछ एक दिखेगा इंटरप्रिटेशन। वो इंटरप्रिटेशन आप देखोगे तो इट इज रिलेटेड टू पीपी, इसीलिए यहां पे हमने क्या किया है, ये इंडेक्स 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका अपेंडिक्स ए है, करेक्ट, वो है चेंजेस। अब अपेंडिक्स ए 16 के नीचे ही अपेंडिक्स ए बी और सी अलग दिए है, तो आप चेक करना बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रिपिंग कॉस्ट इन केस ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज, अपेंडिक्स बी, वो आपको इंडेक्स 16 के नीचे जो है इंटरप्रिटेशंस लिखे उसमें दिखेगा, वो यहाँ पे इफ्रिक 20 है इफ्रिक में। तो इस तरीके से अपेंडिक्स भी हमने क्या हमने इन द सेंस इंडिया में हमने उसको क्या किया है, इंक्लूड किया है by way of interpretations have also been included by way of appendix to respective standard। तो देखिए इस तरह का कुछ गाइडेंस है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास ये नंबर कितना बना, तो ये नंबर भी आइडियली 41 होना चाहिए, बट 41 नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तो वैसे भी कम दिख रहा है, तो 40 रहने चाहिए, बट 40 नहीं है, ये 39 है, क्योंकि और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है, एक तो नहीं है हमारे पास IFRS 17 से करस्पॉन्डिंग, और एक है IAS 26 से करस्पॉन्डिंग, ये दो स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो इसलिए यहां पे ये 41 स्टैंडर्ड्स है जो यहां पे ये बन जाते हैं। तो दो कौन से नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस टू ये हमारे पास नहीं, ठीक है। तो ये लगभग ये हुआ हमारा टोटल गाइडेंस IFRS से हमने इंडेक्स में, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे भूल जाना, वैसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन फॉर यू टू प्रोवाइड इन द इंटरव्यूज। अगर इंटरव्यू में किसी ने आपसे पूछा यू शुड बी एबल टू गिव दिस आंसर, ठीक है। मैं दोबारा से जाता हूं यहां पे इंडेक्स कन्वर्जेंस इन इंडिया, यहां पे इंडिया में रोड मैप किस तरह से है जो हमने लिया है, सो विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई। आपके बुक्स में यहां पे सेम चार्ट में, वैसे यहां पे एनबीएफसीज की जगह आपकी बुक में लिखा रहेगा यहां पे फेज 1, और यहां पे आपके लिखा रहेगा फेज 2, बट अभी मैंने क्या किया है, फेज 1 एंड फेज 2 दोनों मैंने कंपनीज के अंडर लिखा है, और एनबीएफसीज में डायग्राम अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, बट वहां पे भी यही है फेज 1 एंड फेज 2 इसी तरह की।
बट इसका सिग्निफिकेंस कुछ रहा नहीं, ये फेज 1 एंड फेज 2 का, इसीलिए मैंने ये फेज 2 एंड फेज 1 निकाल दिया। ये सिर्फ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा। अगर आप आपका टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ये इग्नोर भी कर सकते हैं, इवन क्योंकि एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिकली यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। अगर आप इंडेक्स में काम करना चाहते हो तो ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए अंडरस्टैंड करना। आज की तारीख में सिर्फ दोनों फेजेस हो चुके। फेज 1 एप्लीकेबल था 1 अप्रैल 2016-17 से, दूसरा फेज था 17-18 से, बट अभी 31 मार्च 2018 हो चुका। वी आर इन 2020-21, तो आज की तारीख में ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, इसलिए मैंने वो दो फेजेस अलग नहीं लिखी, एक ही फेज लिखा है यहाँ पे। बट वो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपको पहले सुना है फेज 1 फेज 2, तो वो इसलिए मैंने वहां पे रखा है। ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके सामने ये अलग डायग्राम किया है जहां पे दोनों फेज का कॉम्बिनेशन किया है। नाउ देयर आर नो फेजेस। पहले दो फेजेस में ये था बाइफर्केशन कंपनी से रिलेटेड, ओनली रिलेटेड टू कंपनीज अदर देन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज, ये वो कंपनी। तो पहले प्राइवेट और लिस्टेड कंपनी हुज नेटवर्थ के बेसिस पे उनको स्प्लिट किया था। फेज 1 में हायर नेटवर्थ वाली कंपनीज, फेज 2 में लोअर नेटवर्थ वाली कंपनीज, ऐसे डिवाइडेशन किया था। अब बात बची नहीं। अब क्या है, कोई भी कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, इवन एनबीएफसी इज इंक्लूडेड नाउ, क्योंकि एनबीएफसी में भी ऐसे ही दो फेजेस थे। पहला शुरू हो रहा था 1 अप्रैल 2018-19 फर्स्ट ईयर, एंड सेकेंड ईयर 19-20, मतलब ये हो गया साल ऑलरेडी खत्म हो गया। तो ऑल एनबीएफसीज व्हिच वर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंड एस आर ऑलरेडी कंप्लाइड। सो इसीलिए यहां पे भी दो फेजेस करके मतलब नहीं, अदरवाइज इसके फेजेस और कंपनी के फेजेस एग्जैक्टली मैच करते थे बट विद अ डिफरेंट ईयर। तो हमारा प्रोसेस जो है ये एप्लीकेबिलिटी का, ये 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ और अल्टीमेटली अभी भी मतलब एज सच फेजेस खत्म हो गए यहाँ पे 31 मार्च 2020 में खत्म हुआ। 4 साल में ये खत्म हुआ। 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 4 साल में ये खत्म हुआ। करेक्ट। सो 4 इयर्स, इसमें से 2 साल थे कंपनीज की, इसमें 2 साल थे और इसको 2 साल थे। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट कवर्ड एट ऑल, अभी तो है ही नहीं उनको एप्लीकेबल, वो बाद में देखेंगे, जब आएगा तब देखेंगे। अब यहां पे कौन सी कंपनीज एंड एनबीएफसी इंक्लूड है, तो एक ही स्टेप में डिस्कस करेंगे। देखेंगे यहां पे तो एनी काइंड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है और विच इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो उसकी डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी दोनों में से एक भी इधर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो उसे इंडेक्स करना ही पड़ेगा। रादर उसका रिस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लगता है ना, जो प्रोस्पेक्टस में देते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देते हैं, वो भी इंडेक्स में बनाने की रिक्वायरमेंट है सेबी से। तो सेबी वैसे कुछ ऑप्शंस देता है, बट अदरवाइज ये रिस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंडेक्स में बनाने की रिक्वायरमेंट है सेबी से। तो यहां पे एनी कंपनी विच इज लिस्टेड और इट इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग विल हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर इंडेक्स, करना ही पड़ेगा। तो सवाल ये आता है, सर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का मतलब अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग का मतलब है कि अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अगर ड्राफ्ट स्टेज में है और मैंने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट किया है, स्टॉक एक्सचेंज को मैंने इंटीमेट किया है और उनको कहा है कि आई एम गोइंग टू कम अप विद सम पब्लिक इश्यू ईदर फॉर द डेट और फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, दैट्स इट। ऐसा कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं है, यू हैव टू डिस्कस विद योर कंपनी सेक्रेटरी एंड देन डिसाइड व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, एंड अकॉर्डिंगली उसके अगले साल से आपको क्या करना है, इंडेक्स क्रिएट, इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है उसके अगले साल से। मतलब 31 मार्च 2020 में फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस चल रहा था या शुरू हो गया था, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ या लिस्ट हो गया या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग था 31 मार्च 2020 की फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके अगले साल में जाके मुझे ये इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है कि लिस्टेड कंपनी उसकी नेटवर्क चाहे जो भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है। भूषण स्टील, किंगफिशर या जो भी बैंकरप्ट कंपनीज है, नेगेटिव नेटवर्क, स्टिल दे विल हैव टू प्रिपेयर देयर इंड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन ऑल अदर अनलिस्टेड, तो क्या अनलिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है? अपार्ट फ्रॉम लिस्टिंग क्राइटेरिया अनलिस्टेड कंपनीज भी है सेकंड इसमें, बट सभी अनलिस्टेड कंपनीज को नहीं, वो तो वहां पे तो इतनी छोटी छोटी कंपनीज आती है। अच्छा, ये लिस्टिंग क्राइटेरिया जो है ये मेन बोर्ड का लिस्टिंग क्राइटेरिया, यहां पे एसएमई सेक्टर पे, एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको इंड एज एप्लीकेबल नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी है। कॉमन क्वेश्चन आता है कि एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई कंपनी लिस्टेड या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो क्या हमें ये अप्लाई करना है? जरूरत नहीं। ऑल अदर अनलिस्टेड कंपनीज, तो इतनी छोटी छोटी कंपनीज प्राइवेट हो सकती है, क्या उनको भी इंडेक्स करना भी हो? तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके पास। वो पहली बात तो अपने जैसे जिन्हें इंडेक्स पता है, ऐसे कुछ लोग चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए अपने जैसे कुछ जिन्हें इंडेक्स पता हो और जो इंप्लीमेंट कर पाए। अभी की तारीख में ये रिसोर्सेस आर स्केर्स एंड दोज आर एक्सपेंसिव। तो ये छोटी कंपनीज की बस की अभी बात नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। हमें हार्डशिप नहीं करनी है, कंप्लायंस करना है, इट इज फॉर अ गुड कॉज। तो इसीलिए वही अनलिस्टेड कंपनीज जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो नेटवर्थ का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ का मतलब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ का मतलब आता है, यहां पे दिया है बट मैं आपको बताता हूं। नेटवर्थ का मतलब शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स, ये बैलेंस शीट है। यहां पे इक्विटी है, इक्विटी, ये इक्विटी के अंदर ही आता है सब, ये इक्विटी है यहां पे, ये इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, एंड यहां पे रिजर्व्स आएंगे। ये दोनों से बन के हमारा नेटवर्थ बनता है। सो दिस इज नेटवर्थ। बट इसमें कौन से रिजर्व नहीं चाहिए, ये इसका लिस्टिंग दिया है। तो इसका लिस्टिंग दिया है, इस लिस्टिंग में अगर देखें आप तो यहां पे नेटवर्थ डज नॉट इंक्लूड रीवैल्यूएशन रिजर्व, बिकॉज ये वैल्यू चेंज या प्रॉफिट से नहीं आए, ये वैल्यू चेंज है। ये राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन से भी नहीं चाहिए, और अमाल कमीशन से अगर रिजर्व बढ़ाए तो ये नहीं चाहिए। ऑल रिजर्व्स व्हिच आर अर्नड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो यही रिजर्व चाहिए। तो ये बन के जो मेरा नेटवर्थ बनेगा, ये अगर 250 करोड़ है, अगर इस साल बना 250 करोड़, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल के मैं बनाऊंगा, अभी इस साल 250 करोड़ एग्जैक्ट या उससे ज्यादा बना, तो अगले साल से इंडेस एप्लीकेबल होगा। तो इस साल के लिए, अब इस साल में तो था नहीं नेटवर्थ 250, इस साल बना तो उसके अगले साल से वो एप्लीकेबल है, ये बात ध्यान में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तीसरा कैटेगरी कंपनी का ये है कि ये जो कंपनीज जो लिस्टिंग के बेसिस पे या नेटवर्क के बेसिस पे इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर अगर अप्लाई हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट सबके ऊपर ही अप्लाई होगा, सबके ऊपर ही अप्लाई होगा। तो शायद इस होल्डिंग का नेटवर्थ 250 करोड़ नहीं है, या वो लिस्टेड नहीं है, सब्सिडरी लिस्टेड नहीं है, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ नहीं है, दो जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट are not listed, are neither listed nor its net worth is 250 crores or more, but still because their parent or because of the group company are have satisfied the net worth threshold or the listing threshold, because of that इन कंपनीज के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां पे लगभग 6 से 7 हजार कंपनीज अभी तक लिस्टेड है बीएसई एनएसई के ऊपर। तो ये सभी कंपनीज आ गई, ये सबकी अगर होल्डिंग सब्सिडी देखी जाए तो 3 गुना ये बढ़ जाता है, 3 से 4 गुना। देखिए ऑन एन एवरेज एक एक कंपनी भी पकड़ी, दो कंपनीज भी पकड़ी, दो 3 कंपनीज, सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स, तो भी ये 21,000 नंबर जाता है। और ये ओरिजिनल कंपनी मिला के 28,000 कंपनीज आर ऑलरेडी ऑन इंड एस एंड आईएफआरएस। सो
ये तो मैं कह रहा हूं दो दो तीन तीन, क्यों कोई कंपनी की सब्सिडी नहीं हो सकती? हो सकता है कि उसकी कोई सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट नहीं, बट कुछ कुछ कंपनी के 200 ज्वाइंट वेंचर सब्सिडी एसोसिएट है। रिलायंस, टाटा मोटर्स, डीएलएफ, इन सबके अगर देखें तो 200 से ज्यादा सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर है। तो एक बार रिलायंस को एप्लीकेबल हो गया तो बाकी सभी कंपनीज को एप्लीकेबल हो ही जाएगा। तो अगर मैं मांगू कि कुछ कंपनी को एक भी नहीं है, तो ऑन एन एवरेज 2 या 3 कंपनीज तो रहेगी जिन्हें एप्लीकेबल होगा। Apart from that, there are unlisted companies whose net worth is more than 250 crores. उनकी सब्सिडरीज, तो ये सब मिला के ऐसे लगता है कि 30,000 से ज्यादा कंपनीज को ये एप्लीकेबल है इन इंडिया, विच आर द क्रीम कंपनीज वेयर प्रॉब्ली वी माइट गो फॉर द जॉब्स। और हमारा खुद ऐसे शायद कंपनी हो सकता है। तो इसीलिए ये क्या होगा यहाँ पे, ये एप्लीकेबिलिटी इस तरीके से है। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया कि why it is important for us to understand the Indians. Apart from these companies, the companies can voluntarily also converge with Indes, not NBFCs banks. So voluntary adoption is not applicable to banks, insurance companies and NBFCs। मैं लिखता हूं यहाँ पे and NBFCs, ये तीनों को वॉलंटरी अडॉप्शन अलाउड नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एनबीएफसीज, वॉलंटरी अडॉप्शन इज एप्लीकेबल। क्यों? ग्रुप कंपनी यूरोप में है, सब्सिडी कंपनी इंडिया में है, लिस्टेड नहीं है, नेटवर्क 250 करोड़ से कम है, बट इस सब्सिडी कंपनी को, विच इज इंडियन सब्सिडी कंपनी, हैव टू प्रिपेयर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडियन गैप फॉर ओन रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, एंड दूसरा अंडर आईएफआरएस फॉर पेरेंट। तो माइट एज वेल कंबाइन देम टुगेदर, converge Indian GAAP to Ind AS, and probably they'll have to prepare one set of financial statements. ये हो सकता है IFRS में और Ind AS में डेविएशंस है, बट हो सकता है उनके बुक्स में वो लाइन आइटम्स ही नहीं है जिसमें डेविएशन है, जिस स्टैंडर्ड में डेविएशन है। तो हो सकता है IFRS इज इक्विवेलेंट टू Ind AS, और इसकी वजह से वॉलंटरी अडॉप्शन का एक ऑप्शन एक दिया है कंपनीज को। एंड ऐसे वॉलंटरीली अडॉप्ट करने वाली भी कई कंपनीज है जिनके ग्रुप पेरेंट बैठे यूरोप में बैठे, या यहां बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, या कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। तो इसके लिए ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन हमारे पास है। कोई नई कंपनी या नए से ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है तो अगले साल से उसको ये एप्लीकेबल हो जाए। एनबीएफसीज के लिए एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया 1, 2 and 3 exactly same with same threshold, no difference at all। तो ये एनबीएफसीज के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब वो 500 करोड़ 250 करोड़ जो आप देख रहे हैं आपकी बुक में, वो आप अलग नहीं रहा, बट इट्स ओके जस्ट टू हैव अ नॉलेज ऑफ इट। आगे जाके आपको यही करना है, करेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये समराइज्ड वर्जन मैंने आपको दे दिया। तो ये हो गया आपका नेटवर्थ कैलकुलेशन के लिए, लेकिन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हैं, सीएफएस नहीं देखा। भले ही आपके सब्सिडी जॉइंट वेंचर एसोसिएट है, बट यू विल कंसीडर ओनली एसएफएस व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर सब्सिडी जॉइंट वेंचर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल भी करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली पेरेंट को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो सकती है। Once Ind AS is followed, you cannot revert back। एक बार Ind AS एप्लीकेबल हो गया तो रिवर्ट नहीं हो सकता। मतलब एक पेरेंट की वजह से सब्सिडी को अप्लाई हो गया, बट बाद में वो सब्सिडी नहीं रही, तो फिर भी सब्सिडी को अब कंप्लाई करना ही पड़ेगा ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। दे कैनॉट रिवर्ट बैक। सो दैट्स पॉइंट, दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लैरिफाइड अंडर आईटीएफजी। तो ये आप बाद में पढ़ना, ये एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट मी, और यू कैन आल्सो रेफर टू आईटीएफजी क्लैरिफिकेशंस। तो इस तरह का आज की तारीख में ये क्या है, ये रोड मैप है। इसमें अभी भी बैंक्स और एनबीएफसी, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज नहीं है, बट एनबीएफसी एंड कंपनीज को, ठीक है। सो ये ध्यान में रखिए, आपको अगर इंटरव्यूज में पूछा तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। ऑलराइट, if you have any questions you can definitely write me an email, or you can drop me a WhatsApp message also. So you have my number, it is on the website, so you can contact any of the 3 numbers. Query will be diverted to me and I will provide you the answers. So this is all about the introduction. Thank you so much for listening patiently.
Do revise this, do read any of the concept. If it's not clarified, it might get clarified in the revision. Thank you so much and see you with the next video. Bye bye.